क्लास के बाद डाउट है। चलो शुरू करते हैं। अब हमारा लास्ट क्लास में जो हुआ था, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन चालू कर दिया था और हमारी पहली रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा चुका हूँ, नोट्स बनते हैं साइंस के पूरे के, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलती है क्लासेस के बाद, यानी 1 वीक के बाद मिलती है रिकॉर्डिंग। इस बार लेट होगी, 2 हफ्ते हो गए रिकॉर्डिंग मिली नहीं, पर मिल जाएगी तुम लोगों को रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, बुक तभी कल दे दूंगा ना, बुक रेडी है बिल्कुल, बुक ले लेना कल। नहीं वहीं पर ही हूँ मैं। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया था, डेफिनेशन पढ़ लिया था, बेसिक फॉर्म पढ़ ली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, एग्जांपल्स पढ़ लिए थे, वो चीज क्लियर थी आ रहा तुमको, ठीक है। तो अब हमने एग्जांपल भी पढ़ लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, अब हमें एक्टिविटी पढ़नी है, तो एक्टिविटी पढ़ेंगे। ये वाली पूरी एक्टिविटी नहीं पढ़ी थी हमने ये वाली अभी तक, ठीक है ना। नहीं, एक्टिविटी मुझे याद है, हमने एक्टिविटी 1.4 लिखा था, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, ये इक्वेशन लिख ली थी, पर एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन बाकी है अभी आरबी, ठीक है। एक्टिविटी की डिस्कशन हुई थी थोड़ी बहुत, पर इन्फॉर्मेशन नहीं लिखवाई। हर एक एक्टिविटी की कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है ना, तो जिसने लिखा हुआ वो देख लो, वरना नहीं लिखा तो दोबारा लिखो। एक्टिविटी 1.4 टॉपिक का नाम है आज का। पहले हम एक्टिविटी रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 एक्टिविटी के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में। देखो अपनी कॉपी में एक्टिविटी मैं डिटेल करवा रहा हूँ, लिखो एक्टिविटी 1.4, नोट्स बना लो। तो पहले तो हम एक्टिविटी रीड करते हैं, अभी सिर्फ एक्टिविटी 1.4 लिखना और कुछ नहीं लिखना। देखो एक्टिविटी रीड करते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया हमने, ठीक है। क्या है कैल्शियम ऑक्साइड? ये रहा, मैंने तुमको सारे नाम लिखवा दिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड का, स्लेट लाइम का और मार्बल का लिखवा दिया था ना। कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने थोड़ा सा, उसमें थोड़ा बहुत वाटर ऐड करा, बी का टच किया और टेम्परेचर चेंज हो गया और हीट डेवलप हो गई, ठीक है ना। अब हम आगे रीड कर रहे हैं, अभी एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे फिर लिखेंगे हम, पहले रीड कर रहा हूं मैं अभी। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म, तुम अपनी बुक में से रीड करो। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या था, हमने पढ़ा हुआ स्लेक्ड लाइम के बारे में, ये भी लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में। एक थोड़ा सा आइडिया ले लो केशव, होता क्या साइंस की क्लासेस में, ये जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही है इसके अंदर बहुत ऐसी चीजें आ रही है, तो तुमने इतनी ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं हुई है, पर इसमें हर एक पॉइंट में ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। तो हमने क्या बना रखे हैं, साइंस की नोट्स की कॉपी में लास्ट के कुछ पेजेस हमने छोड़ रखे हैं इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, और वो जो इन्फॉर्मेशन यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाता हूँ, वो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक सब जगह काम आती है, ठीक है। चालू करते हैं। तो जितनी भी चीजें स्लेक्ड लाइम के बारे में कुछ मैं बता चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक्टिविटी 1.4 का एक्सप्लेनेशन चालू हो जाता है। देखो इन दिस एक्टिविटी 1.4 का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी, पहले रिएक्शन भी लिख लो एक बार, इस एक्टिविटी की रिएक्शन भी लिख लो। अगर लिख लिया तो बढ़िया, नहीं लिखी तो लिख लो, फिर मैं आगे का पॉइंट लिखवाता हूं। रिएक्शन लिखने के बाद लिखोगे इन दिस एक्टिविटी द सिंगल प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, नहीं, इन दिस एक्टिविटी द सिंगल प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। In this activity, the single product which is formed is calcium hydroxide. In this activity, the single product formed which is calcium hydroxide. ब्रैकेट में लिखो स्लेक्ड लाइम। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? स्लेक्ड लाइम। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ स्लेक्ड लाइम, वो लिखोगे ब्रैकेट में स्लेक्ड लाइम। And heat is released. And heat is released. आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद दिस स्लेक्ड लाइम, वो यहां से तुम कॉपी कर सकते हो। दिस स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग walls.
दिस स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। तुम बुक से भी लिख सकते हो, ये मैंने मार्क करा कहां से हो रहा है ये। दिस स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं होता क्या है। इतना ही लिखो अभी, अब एक्सप्लेनेशन चालू हो रही है। रिटन पार्ट इतना ही, नहीं आगे भी लिखना है, अभी लिखना आगे भी, पहले समझ लो बाद में लिख लेना ना। समझाऊं? चलो, ये है पेंट का डब्बा। क्या है ये? पेंट का कंटेनर। क्विक लाइम क्या है? पेंट के पाउडर का कंटेनर। पेंट पाउडर फॉर्म में आता है। तुम बाजार से पेंट की अगर क्या खरीदते हो, कंटेनर या बाल्टी, ऐसा आता है ना, ये सबको पता ही होगा, सबने पेंट करवाई है अपने घर में। पेंट का जो पाउडर है उसको अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो बन जाता है पेंट। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। कहने का मतलब ये ऑलमोस्ट पेंट ही है, ठीक है। इसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, यानी इसको हम वॉल पे लगाते हैं, इसी को लगाते हैं वॉल पे पेंट के टाइम पे। तो जब ये वॉल पे लग गया, और जब हमने वॉल की व्हाइट वॉशिंग कर दी और स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल पे लग चुका है, तो वॉल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले कुछ टाइम गीला रहता है या नहीं रहता? पेंट कुछ टाइम गीला रहता है। उसके बाद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, और उसके बाद हार्ड सब्सटेंस जो पेंट है, सूखा हुआ पेंट, हार्ड सब्सटेंस मतलब सूखा हुआ पेंट। देखो पेंट बहुत तरीके की, एक तो बिल्कुल बेकार तरीके का आता है जो एक दो दिन में खराब हो जाता है, और बिल्कुल हाई एंड पेंट मानो तो रॉयल का आता है, सुना होगा, ठीक है। एशियन पेंट, रॉयल रेड भी आती रहती है। तो रॉयल पेंट ऐसा है कि तुम अगर टच करो तो ऐसा लगता है तुमने कि प्लास्टिक लगा रखा है उसमें, इतना शाइनिंग, इतना स्मूथ होता है वो। उसके ऊपर कोई चीज तुम गिरा दो, चाय गिरा दो, कुछ गिरा दो, वो आराम से हट जाएगी, वॉशेबल होता है, राइट। तो अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल प्लास्टिक की शाइनिंग सी सरफेस है, वो स्टार्टिंग में नहीं दिखती है, सूखने के बाद दिखती है, ठीक है। तो सूखने का मतलब क्या हो रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट कर रहा है और फिर बन रहे हैं हार्ड सब्सटेंस जो बिल्कुल सूख गया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आ गई ये चीज? अब वही चीज पढ़ते हैं हम आगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यानी सूखता कितने टाइम बाद है? 2-3 दिन बाद सूखता पेंट एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स। तो सूख के पेंट क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आ गया? अब इंफॉर्मेशन आगे लिखो। हमने वॉल्स तक लिखा था, हमने लास्ट जो लिखा था वो वॉल्स तक था। आगे इंफॉर्मेशन चालू हो रही है उसी एक्टिविटी की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट्स विद, ये कॉपी पेस्ट ही कर लो ना, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे पूरा कॉपी पेस्ट करना है। कहां तक कॉपी पेस्ट करना है वो बताया तो मैं, वॉल्स तक, यहां से करना है वॉल्स तक। मैं रीड भी कर लेता हूं एक बार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। ये इक्वेशन दोबारा लिख लेना इसके नीचे। ये भी 1.4 की एक्टिविटी की ही इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन एक्टिविटी नंबर 1.4 की खत्म हो जाती है आज। ओके, एक्टिविटी 1.4 की इंफॉर्मेशन डन हो गई है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब पढ़ा था पिछली क्लास में, तो हमने उसकी एक बेसिक फॉर्म पढ़ी थी ABCD वाली, फिर उसके हमने 3 से 4 एग्जाम्पल पढ़े थे, और उस एग्जाम्पल में ये भी आया था। ये भी हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं ना, ये भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, है ना। तो तुमने नोट्स में लिखे भी हुए हैं, एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। क्या ये एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी कभी भी बीच में आ जाती है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रही है नहीं बन रही अलग चीज है। एक्टिविटी 1.4 में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल माना जाएगा, पर एक्टिविटी 1.4 में अगर ये वाला एग्जांपल तो लिख रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नहीं होता, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एग्जांपल लिखे थे, निकालो नोट्स निकालो। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल लिखे थे, निकालो नोट्स, अर्पित निकालो जल्दी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नोट्स निकालो। हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिखे थे। पहला एग्जांपल था ये वाला, ये लिखा था ना पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल वाटर वाला लिखा था। तो इस रिएक्शन का नाम भी लिख लो, नाम लिखना रह गया था वही एग्जांपल के ऊपर ही। इस रिएक्शन का नाम होता है बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब होता है कार्बन, और इस वाले का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसका नाम मत लिखो, बस बर्निंग ऑफ कोल लिख लो। सेकंड का कोई नाम नहीं है अलग से, फर्स्ट वाले का नाम है, फर्स्ट का नाम क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। अब लिखो एक और टॉपिक, नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट होता है।
नोट्स में लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है, लिख लो आरव। अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे हम, दोबारा सुन लो एक बार। मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन टोटल 5 होती है। पहली कॉम्बिनेशन, फिर डीकंपोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रिडॉक्स, ठीक है। और हर एक के कुछ ना कुछ सब पार्ट्स होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सब पार्ट मान सकते हो तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो अलग से टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं माना जाएगा, वो उसका सब पार्ट है। तो लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, आगे लिखो, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। रिएक्शंस इन विच reactions in which heat is released, reactions in which heat is released along with the formation of products, reaction in which heat is released along with the formation of products is called exothermic, या are called exothermic reactions, अब exothermic reaction के एग्जांपल्स देख लो। अब एक और चीज, are called exothermic reactions के बाद लिखो फुल स्टॉप के बाद usually comma combination reactions are exothermic in nature. Combination reactions are exothermic in nature. Combination reactions are exothermic in nature. और मैंने यूजुअली वर्ड इसलिए लिखा है बिकॉज हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती, बहुत हद तक तो होती है एक्सोथर्मिक, पर हर एक नहीं होती, ठीक है ना। जैसे ये देखो, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देख लो। पहला एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यही वाला है जो एक्टिविटी 1.4 में हमने पढ़ा था, ये लिख लो, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है ना। जब भी हीट रिलीज होगी तो क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो जल्दी से एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, CaO पूरा कॉपी पेस्ट कर लो, विद हीट लिखना, हीट जरूर लिखना। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अपनी बुक से नोटिस करो, ये बोर्ड वाली चीज वहां पर इतने अच्छे से डिस्प्ले शायद ना हुई हो, तो बुक तुम्हारे पास है, ये रेफरेंस के लिए खुला होता है बस कि हम कौन से पेज पे है वो दिख जाता है तुम लोगों को वहां पर, ठीक है। लिख लिया? नहीं इतना कुछ लिखना, वो तो हो गया ना। ये फर्स्ट एग्जांपल था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सेकंड एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का देखो, सेकंड एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो आता है वो आता है ये वाला, ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नाम क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये देखो, ये रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। पर ये फिर भी एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें हीट रिलीज हो रही है। नहीं लिखा तो नहीं है पर होती तो है, ऐसा नहीं होती। मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, चलो इसका ये देखो। अब हर एक रिएक्शन तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है ना, सुनो ध्यान से। रिएक्शन तुम रट रहे हो क्योंकि अभी तुम 10th क्लास में, तुम्हें रिएक्शन का आइडिया नहीं है। ये मीथेन एक तरह से मान लो खाना है। वैसे मीथेन एक गैस भी होती है, नेचुरल गैस बोलते हैं उसको, CH4 का फॉर्मूला मीथेन का फॉर्मूला है, पर ये कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कि ये कार्बन का कोई फूड है, फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। मोस्टली हर एक फूड प्रोडक्ट में कार्बन कंटेंट होता ही होता है। अब तुमने खाना खाया, यस और नो बताओ। अच्छा खा के आए हो सारे। अब हमने खाना खाया तो साथ में हमने ऑक्सीजन ब्रीथ की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हमारी बॉडी में एनर्जी आई ना हमारी बॉडी में एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब हीट रिलीज होना ही होता है। तो यहाँ पर हीट नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है खाना खाकर, ठीक है ना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद एग्जांपल लिखो तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रेस्पिरेशन। सेकंड एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रिएक्शन यहाँ पर नहीं गिवन, मैं लिख देता हूँ। रेस्पिरेशन की रिएक्शन यहाँ पर नहीं गिवन हुई, मैं लिख देता हूँ रिएक्शन। बुक में हर चीज नहीं गिवन होती, और बुक के अलावा भी बहुत चीजें आती हैं, ठीक है ना। उन्होंने रेस्पिरेशन वर्ड बोल दिया तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें रेस्पिरेशन रिएक्शन आनी चाहिए, वो तभी बोल रहे हैं।
नहीं गिवन तो है रेस्पिरेशन रिएक्शन, यही तो होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन, यही है रेस्पिरेशन रिएक्शन, लिख लो इसके नीचे, ठीक है, गिवन है। तो सेकंड थर्ड एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, दैट इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन का मतलब भैया तुम कार्बन फूड खा रहे हो, ग्लूकोज टाइप का फूड खा रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रही है और एनर्जी भी निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब रिलीज होना एनर्जी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। इसकी रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब तो तुमने बचपन में पढ़ रखा है बहुत बार। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का मतलब क्या हुआ, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी के या प्लांट्स के सॉइल में दोबारा डंप किए जाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स दोबारा रिप्लेनिश हो जाए और साइकिल मेंटेन हो जाए। इसको हम क्या कहते थे, इसको हम बोलते थे कंपोस्ट बनाना है, मैन्योर बन जाता था ये बहुत बार पढ़ा था चैप्टर बचपन में, खाद बनना बोलते हैं ना इसको। तो फोर्थ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नहीं इसकी रिएक्शन नहीं है कोई। तो अब हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। करो नेक्स्ट पेज, डन सबका? क्या चीज किसका, डीकंपोजिशन का? नहीं एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन का नहीं होता, एंडोथर्मिक तो डीकंपोजिशन का होता है। एंडो मतलब हीट लेना और डीकंपोजिशन का मतलब क्या है कि एक रिएक्टेंट से बहुत सारे, तो एक रिएक्टेंट टूटेगा यानी उसको हीट देनी पड़ेगी तभी तो वो हीट कंज्यूम कर रहा है, तो वो एंडोथर्मिक हो गया ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखो। सेकंड टाइप है ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, सेकंड टाइप डीकंपोजिशन रिएक्शन, स्पेलिंग देख सकते हो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का सेकंड टाइप है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखो डीकंपोजिशन रिएक्शन की। रिएक्शंस इन विच a single reactant आर भी यहीं पर ही हो, पढ़ रहे हो साथ साथ। Reactions in which a single reactant decomposes ब्रैकेट में लिखो ब्रेकडाउन। A single reactant decomposes, ब्रैकेट में लिखो ब्रेकडाउन, to form two or more products। ये साल भी कुछ मिस तो नहीं हुआ? हाँ यस, to form two or more products, ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब इसके पहले एग्जांपल्स, पहले तो बेसिक फॉर्म होती है ना, बेसिक फॉर्म लिख लो। बेसिक फॉर्म ये वाली मानी जाएगी ना, ABCD वाली मानी जाती है बेसिक फॉर्म। ये देखो A ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, टू और मोर। यहाँ पर हमेशा हम हीट देते हैं, हमेशा हीट का मतलब क्या है कि तुम हीट, जरूरी नहीं है हीट हो, कुछ ना कुछ देते हैं, मतलब कोई ना कोई एनर्जी देते हैं हम। एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, हीट, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, वो तो होगी यार। अब देखो, जब तक हम किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं देंगे, तीन तरीके से दे सकते हैं हम एनर्जी, या तो हम हीट दे दें, ठीक है, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या तो हम दे दें सनलाइट। सनलाइट भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से एनर्जी ही है। तो एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए अगर मैं हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं तो वो ब्रेक डाउन होगा और सिंपलर प्रोडक्ट्स यानी छोटे मोटे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ आ गया? तो ये लिखो बेसिक फॉर्म, हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, लिख लो ये, और इलेक्ट्रिसिटी।
हाँ बहुत सारे निकलते हैं। और हम यहाँ पर हीट की 2-3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सनलाइट की भी 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बताऊंगा मैं कैसे अर्पित कर आउट है। अब इसमें होता क्या है गौरी, यहाँ पर देखो एक टॉपिक आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन का सब पार्ट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी लेकर एक रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करना। तो एनर्जी हम 3 फॉर्म में ले सकते हैं, यानी एंडोथर्मिक 3 फॉर्म में एनर्जी ले सकते हैं, हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट के हम 2-3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सनलाइट के हम 1-2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक ही पढ़ेंगे। और जो तुम फोटो वाली चीज बोल रहे हो वो उसकी एप्लीकेशन है, नाम नहीं है, उसका एप्लीकेशन है, ठीक है, पढ़ेंगे वो। चलो शुरू करते हैं। अब ये बेसिक फॉर्म आ गई। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ने से पहले एक बार एक्टिविटी पे आ जाओ, या पहले नोट्स के अकॉर्डिंग तुम एग्जाम्पल लिख ही लो। ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल लिख लो काफी है। पहले तुम नोट्स पूरे कंप्लीट कर लो, उसके लिए एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना। ये पहला एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल लिख लो ताकि नोट्स का फॉर्मेट बन जाए। अब ये इन रिएक्शन के बारे में समझेंगे क्योंकि इन रिएक्शंस के अंदर एक्टिविटी आती है, ठीक है। ओके, नाउ एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 पढ़ते हैं, ठीक है। टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉलिंग ट्यूब। ये देख रहे हो बॉलिंग ट्यूब, तुम्हें लैब में लेके जाते हैं 10th क्लास में, या नहीं लेके जाते? तुम लोग बताओ, लैब में लेके जा रहे हैं 10th क्लास में अभी तक या नहीं? हाँ, कौन से में? अच्छा, तो लेके जाएंगे नहीं तो ना वो करके दूसरी सेक्शन ज्यादा फीस दे दी वो तुमको लेके जाएंगे, ठीक है। शुरू करें। ये एक्टिविटी है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और ये लैब में एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसको हीट दे रहा है, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट को हमने हीट दिया। अब मैंने तुमको ये भी बताया कि जिन रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा होता है उसके कलर चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं तुमको जो भी रिएक्शन हमारी एनसीईआरटी में आएगी उसका कलर चेंज लिखवाऊंगा, क्योंकि कलर चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज जो 1 से 20 बनते हैं वो आते हैं। तो ये जो रिएक्शन है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स है। अब यहाँ पर इन्होंने क्रिस्टल्स लिखा, क्रिस्टल्स का मतलब समझाता हूँ मैं, देखो ध्यान से क्या है। अगर हम किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, तुमने शुगर के क्रिस्टल्स देखे हैं, तुमने सॉल्ट के क्रिस्टल्स देखे हैं। शुगर क्रिस्टल की फॉर्म में अगर ना हो तो शुगर लिक्विड फॉर्म में भी होती है, जिसको हम चाशनी कहते हैं। शुगर पाउडर फॉर्म में भी होती है, जिसको हम भूरा चीनी कहते हैं। वरना क्रिस्टल शुगर तो सबने देखी है, वो तो बाहर से मिलती है, वही क्रिस्टल शुगर ही मिलती है तुम लोगों को। जब भी कोई कंपाउंड क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में आ जाए, तो उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर, हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अब होता पता क्या है, जब हम किसी भी सॉल्ट को, ये फेरस सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो तुम लोग बाद में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वरना जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखाऊंगा अभी, पर इस चैप्टर में नहीं, चैप्टर नंबर आएगा ये 3rd में। पता क्यों होता है, देखो हर चीज केमिस्ट्री पूरा रिलेटेड है ना, तो 3rd में आएगा। तो मैंने बताया कुछ पॉइंट जहाँ आ जाएंगे वहां देंगे, तो अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ ताकि तुम याद रख लेना, पर इसके बारे में लिखेंगे हम 3rd में, ठीक है। जब भी किसी सॉल्ट को हमें एक क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा वो डिपेंड करता है उस सॉल्ट के ऊपर ही। जैसे यहाँ पर जो FeSO4 सॉल्ट है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, 7। एक मिनट। अब ये फेरस सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 7, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसको क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 5s2 डालना पड़ता है। हाँ, इसका नाम क्या है, सबका बहुत कम रखने हैं। इसका नाम क्या है,
सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर क्रिस्टल फॉर्म में डालना तो 10H2 डालना पड़ता है। तो कितने H2 की मॉलिक्यूल डालने पर वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो हर एक सॉल्ट की डिपेंड करता है। हाँ, ये याद करनी पड़ेगी। ये 3 ही है, इससे ऊपर नहीं है, बस खत्म। मतलब 10th क्लास में तो ज़्यादा लंबा सिस्टम नहीं होता, पर 9th क्लास के अकॉर्डिंग तुम्हें याद करने की चीज़ें बढ़ जाती है, क्योंकि इतना तो तुम 9th में लर्न नहीं करता ना 9th क्लास की केमिस्ट्री में, तो इसमें लर्न करने का मैटर बढ़ जाता है। तो ये क्रिस्टल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको मैं हीट करूंगा, जैसे हम इसको हीट करने वाले हैं FeSO4 को, तो पहले ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये हटते हैं, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन चालू होती है। ठीक है, शुरू करें। हाँ, कॉपर सल्फेट में 5H2 हुआ है, ये लिखना तो लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर 3 में दोबारा आएगा। ओके, ये एक्टिविटी को खत्म करते हैं। बस छोटी सी चीज, हर एक रिएक्शन में मोस्टली कलर चेंज होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, लिख लो। ये क्या कहते हैं, ब्राउन येलोइश होता है, कुछ होता है। तो क्या लिख लिया, कलर लिख लिया इसका, और बाद में ये कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन में, ब्राउन लिख देते हैं इसमें। ठीक है, नहीं ब्राउन, चलो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है कलर। क्लियर? अरे मैं एक कर देता हूँ, पहले दो, इतना दिखेगा नहीं। पहले पेल ग्रीन है, ठीक है, लिख गया आप। हल्का ग्रीन, हल्का ग्रीन, फिर आ जाता है ब्राउन। तुम ग्रीन भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन भी मान सकते हो। ठीक है, कलर चेंज लिख लो रिएक्शन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। हाँ, कलरलेस के बाद वो मेन फाइनली देखेंगे हम। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो वही है कि इसमें 7H2 होता है, पहले वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहा है, फिर वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है पेल ग्रीन से ब्राउन में। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, और आगे का टॉपिक भी बाद में पढ़ते हैं। क्लास साइंस की आज ओवर है, अब तुम टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। और